हेलो फ्रेंड, आज जो हमारे पास गाड़ी आई है वो है BS6, जिसमें ड्राइवर का ये कहना है कि मेरी गाड़ी में चेक लैंप आ रही है, स्टॉप लैंप आ रही है और मेरी गाड़ी 20 से ऊपर नहीं जा रही है। तो अगर स्टॉप लैंप आ रहा है और गाड़ी 20 से ऊपर नहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं हमें इससे अंदाज़ा तो लग जाता है कि हमारा कोई ना कोई SCR संबंधित ही फॉल्ट कोड होगा उसमें, क्योंकि अक्सर गाड़ी 20 से ऊपर ना जाने का मतलब है कि SCR संबंधित ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो चलिए एक बार लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और देखते हैं हमें गाड़ी में क्या मिलता है। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि इनमें बहुत ही चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे बहुत सी चीज़ें छूट जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो जंप। जब हमने गाड़ी के साथ में लैपटॉप को कनेक्ट करा तो हमें कुछ ये फॉल्ट कोड देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले था 3714 और 3712। तो फ्रेंड, और दूसरा ये 4489। तो फ्रेंड, आपको सभी को मालूम ही होगा ये सारे हमारे पावर डिटेक्ट मोड बोलते हैं, डिलीट मोड भी बोलते हैं इसमें। तो ये फॉल्ट कोड तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये फॉल्ट कोड आते ही हैं। हमारे जो मेजर फॉल्ट कोड है जो हमारी गाड़ी में दिखा रहा है वो है 0125 और 5715। तो 0125 को अगर हम खोल के देखेंगे तो ये हमें बता रहा है इंटेक मैनिफोल्ड प्रेशर इज बिलो द मिनिमम ऑपरेटिंग लिमिट। इसका कहने का मतलब है जो हमारे इंटेक मैनिफोल्ड का यानी टर्बो से जो हवा आ रही है इंजन के अंदर वो मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज से भी नीचे जा रहा है। तो इसके मैटर में हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा होज पाइप फटा हुआ हो सकता है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा एक तो। इसके अलावा जो हमारा दूसरा फॉल्ट कोड है वो है 5715। तो इसे हम देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलेगा जहाँ आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पर्टिकुलर फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर इज रीडिंग एट एरेटिक वैल्यू। तो हमारा जो DP सेंसर है इसका कहने का मतलब है वो जो डाटा दे रहा है वो सही नहीं दे रहा है। तो ये दो फॉल्ट कोड हमें जो देखने को मिले। तो चलिए एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हमें। दोस्तों, अगर आपको ये DP सेंसर का जो है हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे और ओम वगैरह भी चेक करेंगे। अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए तो मैं डायग्राम इसका कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो अगर हमारे बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिन्हें कम्युनिटी पोस्ट का मालूम नहीं है होगा कि वो क्या होता है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनवा दूंगा। जो मेरे बड़े भाई हैं जिनका नाम विजय जी है, वो यूट्यूब के ऊपर ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि हमारा अगर यूट्यूब का चैनल है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मैं भाई को बोलूँगा कि हमारे इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना के दीजिए कि कम्युनिटी पोस्ट क्या होती है, और अगर हमें वहाँ की कम्युनिटी पोस्ट देखनी है तो कैसे कैसे देखते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हमने टर्बो की लाइन चेक करी तो हमें ये होज पाइप फटा हुआ मिला। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ही फटा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा टर्बो का पूरा हवा इंजन तक नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से हमारा 0125 फॉल्ट कोड आ रहा था। तो हमें इसे बदलते हैं एक बार, और उसके बाद फिर जो हमारा दूसरा फॉल्ट कोड है हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो चलिए इसे नया बदल लेते हैं। तो हमें जो हमारा ये फॉल्ट कोड था 0125, इसकी तो प्रॉब्लम मिल गई है, जो हमारा होज पाइप फटा हुआ मिला है हमें, और उसको हमने नया डाल दिया। और चलिए एक बार हम इसे क्लियर करते हैं फॉल्ट कोड, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करवाते हैं, पैरामीटर खोल लेते हैं पहले, और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करवा के देखते हैं पैरामीटर में हमें क्या क्या चीज़ कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये गाड़ी हमने स्टार्ट करवा ली है, और सबसे पहले देखते हैं हमारी डोजिंग भी हो रही है और प्रेशर भी डोजिंग का सही है, 850 बार तक जा रहा है। और एक बार हम इसका टेम्परेचर भी देखते, साइलेंसर का बढ़ रहा है टेम्परेचर भी। और एक थोड़ी देर देखते हैं, उसके बाद अब सूट लोड मास देखते हैं, हमारा वो 30.12 ग्राम तक जा रहा है, मतलब हमारा रीजनरेशन भी हमें करना पड़ेगा। तो चलिए ये तो ठीक है। एक बार अब हम
देख लेते हैं, और डाटा कोई और चीज़ देखने की वाली है। चलिए ये तो ठीक है, डाटा हमने देख लिया, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, सूट लोड मास भी है। एक बार हम देखते हैं हमारे फाल कोड की क्या कंडीशन है अब। ये देखिए हमारा ये फाल कोड वापसी आ गया है। जो हमारा 0525 था वो तो हट गया है, लेकिन हमारा ये 5715 को फाल कोड रिटर्न आ रहा है। तो चलिए एक बार हम एक डीपी सेंसर के वोल्टेज वगैरह ओम वगैरह चेक करते हैं, हमें उसमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, एक बार हम वो चेक करते हैं। हमने डीपी सेंसर में वोल्टेज चेक कर रहे हैं और हमें 1 और 5 में 5 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। आप देख सकते हैं ये हमारा लाल और काले में हम 5 वोल्ट सप्लाई चेक कर रहे हैं, तो हमारा ये तो सही है। तो हम एक बार ये वायरिंग को चेक कर लेंगे, कहीं पे हमारे ये पूरी वायरिंग को चेक करेंगे हम। ये आप देख रहे हैं इशू तक हम इसे चेक करेंगे, कहीं पे हमारी ये चेचिस के साथ रगड़ तो नहीं है, और उसके बाद हम फिर इसमें रीजनरेशन करवाते हैं। एक बार हम इस ये डीपी सेंसर के दोनों ये पाइप खोल के और ये डीपी सेंसर को हम बाहर निकालेंगे और इसमें ओम भी चेक करेंगे कि हमारा वो सही है या नहीं है। उसके बाद फिर हम आगे रीजनरेशन की प्रक्रिया फिर चालू करेंगे। तो ये दो बोल्ट है, एक आप ये देख रहे हैं, और ये करके ये पाइप समेत हम डीपी सेंसर को बाहर निकालेंगे। ये हमने डीपी सेंसर खोल लिया है, और इसका पाइप निकालने का भी बहुत आसान तरीका है। ये जो आप लॉक है इसको दबाएंगे तो और खींचेंगे इजीली बाहर निकल जाता है। अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ये देखिए, आप इसे दबाएंगे और इसको जोर से हिलाते हुए जोर से निकालेंगे, इजीली बाहर निकल जाता है। अब हम इसमें एक बार ओम चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे ओम किस में क्या आता है, और वो देखते हैं। इसके ओम चेक करने के लिए अगर हम सेंसर को इस प्रकार पकड़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये 1 2 3 4 पिनें देखने को मिलेगी। और अभी हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी पिनों में हमें क्या क्या ओम चेक करने चाहिए। सबसे पहले हम ये 1 और 2 नंबर पिन में 5 ओम चेक करेंगे। आप देखिए ये हमारे 1 और 2 में चेक कर रहे हैं, 5 ओम आ रहे हैं। उसके बाद हम ये 1 और 3 नंबर पिन में चेक करेंगे, उसमें भी हमारे 5 ओम आने चाहिए, जो हमारे 1 और 3 में भी 5 ओम के आसपास आ रहे हैं। उसके बाद हमारे 1 और 4 में 3.5 ओम के आसपास आने चाहिए, और ये आप देखिए हमने 1 और 4 में लगा रखा है, हमारे 3.5 ओम के आसपास आ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे 2 और 3 में, 2 और 3 में लगाओ, 2 और 3 में ये हमारा 2 और 3 में है, इसमें इतने ये 3.25 ओम के आसपास आ रहे हैं। 2 और 4 में लगाओ, ये हमारे 2 और 4 में ये ओम आ रहे हैं। और 2 और 3 में वापसी लगाओ, 2 और 3 में। तो हमारा हमने वोल्टेज भी चेक कर लिया, वो भी सही है, और इसमें आपने देखा ओम भी हमने देखे हैं वो सही है। और अब हम इसको वापसी लगाते हैं और एक बार रीजनरेशन करवाते हैं और देखते हैं हमारी गाड़ी की क्या कंडीशन रहती है। तो फ्रेंड, अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए, और अगर इसके आपके वो वोल्टेज और ओम के जो डायग्राम चाहिए, और वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, तो आप वहां से आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में मैं जो चीज़ डाल दूंगा वो एक फ़ोटो के रूप में डलेगी। कुछ आदमियों ने मुझे कहा था कि सर आप जो वीडियो में डायग्राम देते हैं हम उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, तो इसलिए फ्रेंड मैं हमेशा अब कम्युनिटी पोस्ट में ही डायग्राम जो भी मुझे देना है वो मैं दे दिया करूँगा। आप वहाँ पर जाके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे फिट करते हैं और देखते हैं आगे। हम वापसी लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर रीजनरेशन की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो सबसे पहले फाइल कोड क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारे वो पहले के फाइल कोड हैं, और ये जो आ रहे हैं जो हमने डीपी सेंसर खोला था उसकी वजह से एक्टिव होंगे, रिटर्न लगाने के बाद हमारे ये इनएक्टिव हो गए हैं। तो इसका तो कोई बात नहीं, हम फाइल कोड को क्लियर कर लेते हैं। और क्योंकि फाइल कोड क्लियर करके हम रीजनरेशन करवाएंगे के बीच बीच हम देखते रहेंगे कोई फाइल कोड हमारे रीजनरेशन के टाइम पे तो आता तो नहीं है, तो वो चीज़ें चेक करनी है, इसलिए हम पहले फाइल कोड को क्लियर करेंगे। तो
उसके बाद डायग्नोस्टिक ईसीएम डायग्नोस्टिक टेस्ट में चलते हैं और रीजनरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन होता है ऊपर से, जब भी आप देखेंगे तो ये रीजनरेशन को चालू करके क्लिक करके स्टार्ट कर। ये हमारा रीजनरेशन चालू हो चुका है और इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने में अभी टाइम लगेगा। जब हमारे यहाँ से पर डोजिंग चालू दिखा देगा, डोजिंग चालू हो जाएगी, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर देखेंगे। तो तब तक ये आप देखिए हमारे यहाँ पर दिखा रहा है कि डोजिंग हमारी चालू हो चुकी है। तो हम एक बार इसमें फाल कोड चेक करते हैं, हमारा कोई फाल कोड तो नहीं आया अब तक। तो हमारा कोई फाल कोड तो नहीं है, चलो इसे क्लोज करते हैं। और हमारे डोजिंग वगैरह ये सारा सिस्टम टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ चुका है। तो एक बार चलिए हम डाटा लॉग में चल के देखते हैं एक्चुअली में रीजनरेशन में होता क्या है, क्या चीज़ हमें देखनी पड़ती है और हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि हमारे ये रीजनरेशन में टाइम कितना लगेगा, कब तक जाके ये कंप्लीट होगा। तो वही चीज़ हम देखते हैं। हमारे सूट लॉस की मास की वैल्यू देखेंगे। हम ज़्यादा नीचे आ गए हैं शायद, नहीं ऊपर चलना पड़ेगा। वापसी कहाँ है? हाँ ये रहा, मिल गया। ये देखिए अभी जो हमारे सूट लॉस की मास की वैल्यू है, आप ये देखिए 30.5 है। तो ये देखिए आप जैसे जैसे रीजनरेशन चल रहा है ये कम हो रहा है। तो अभी थोड़ा टेम्परेचर कम है इसलिए ये थोड़ा धीरे होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये थोड़ा और तेज़ होगा। तो अभी हमारा 30.1 ग्राम हो चुका है और अगर हम इसको देखते रहेंगे तो ये 30 ग्राम हो गया। अब थोड़ी देर में जो 29.99 हो जाएगा। तो ये देखिए 29.99 हो गया। तो ये इस प्रकार से धीरे धीरे चलता हुआ जब हमारा ये वैल्यू 0 हो जाएगी तब तक हमारा रीजनरेशन चलेगा। तो देखिए 29.96 ग्राम हो चुका है। तो इसमें टाइम लगेगा। तो हम अभी इसको वीडियो को बंद करते हैं और 10 मिनट के बाद वापसी देखेंगे हमारे यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई है। तो ऐसे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहेंगे। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा रीजनरेशन चलते हुए। तो चलिए एक बार हम पैरामीटर में चलते हैं और देख लेते हैं इस टाइम हमारी सूट लोड की वैल्यू कितनी हो गई है। तो अगर हम नीचे चलते हैं और देखेंगे तो ये हमारी देखिए 22.20 ग्राम के आसपास हो चुकी है। तो चलिए इसको अब अभी और होने देते हैं। हम 10 मिनट के बाद एक बार फिर इस पर नज़र मारेंगे। तो इसको होने देते हैं। तो हमें लगभग आधा घंटा हो चुका है। उसके बाद जब हमने पैरामीटर में जो देखिए हमारी जो वैल्यू है सूट लॉस मास की हमारी 8.46 आ चुकी है। तो धीरे धीरे ये चल रहा है। लगभग इस हिसाब से 10 मिनट और लगेंगे। तब तक हम वीडियो बंद कर लेते हैं। जब हमारा रीजनरेशन अब कंप्लीट हो जाएगा और तब हम देखेंगे इसे। ये आप देखिए हमारा रीजनरेशन कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पर हमारा स्टॉप लिखा हुआ आ गया है। तो इसे तो हम टेस्ट को क्लोज करते हैं, यहाँ से बैक करेंगे और इसे क्लोज करते हैं। और चलिए अब आपको हम एक बार दिखा देते हैं कि हमारा डाटा मॉनिटर में जाके अब हमारा सूट की वैल्यू कितनी दिखा रहा है। तो ताकि आपको भी आगे से ध्यान रहे कि जब रीजनरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे सूट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे सूट की वैल्यू 0 दिखा रहा है, मतलब हमारा जितना भी सूट लॉस था वो पूरा बर्न हो चुका है। तो उसके चलिए इसे तो हम क्लोज करते हैं। और इसके बाद एक टेस्ट होता है, कभी भी आप भी रीजनरेशन करें उसके बाद ये टेस्ट होता है, तो ये भी करना ज़रूरी होता है। तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट खोल लेंगे। ये तीसरा ऑप्शन आप देखिए रीजनरेशन टेस्ट। तो इस पर क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे और ये हमें यस करने के लिए कह रहा है तो हम इसमें यस कर देंगे। तो उसके बाद ये आप देखिए डीजल पार्टिकल फ़िल्टर क्लीनर बता रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें 2 दिखाई देंगे, आफ्टर एस क्लीनर और बिफोर क्लीनर। तो हम आफ्टर एस क्लीनर पे क्लिक करके और स्टार्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारी गाड़ी जो है ना वो हाई आरपीएम पे जाएगी। यह टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमने सूट लॉस को हाई आरपीएम पे हाई टेम्परेचर पर गर्म करा था, अब उसको क्लीन करने का, यानी जब हमारी गाड़ी फुल स्पीड में चलेगी तो एक प्रेशर बनेगा और वो हमारे जो भी सूट लॉस जो बर्न हुआ था वो हमारा सिलेंसर से बाहर निकल जाएगा, तभी हमारा जो फिल्टर है वो क्लीन होगा।
तो वो जमा हुआ था उसका, हमने हाई टेम्परेचर पे उसको और जलाया है। अब वो जला हुआ निकालना तो पड़ेगा ना, इसीलिए ये टेस्ट होता है, ताकि वो जब ज़्यादा प्रेशर जाएगा तो वो हमारा बाहर निकल जाए। तो इसलिए ये टेस्ट करना आपको भी ज़रूरी है। उसके बाद आप देखते हैं हमारे ये टेस्ट का क्या निकल मिलता है, जहाँ पर जो रनिंग है, जहाँ पर हमें टेस्ट का रिजल्ट बताएगा हमारा टेस्ट पास हुआ है या नहीं हुआ, ये भी होना ज़रूरी है होने। आप देखिए ये हमारा धीरे धीरे आरपीएम बढ़ रहा है और ये 2324 तक का आरपीएम अपने आप गाड़ी लेके जाती है और जो हमारा सूट लॉस है उसको क्लीन करती है। तो 5-7 मिनट का ये टेस्ट होता है, इसे भी करना ज़रूरी होता है जब भी आप रीजनरेशन करवाएं। उसके बाद आफ्टर एस क्लीनर पे क्लिक करके ये टेस्ट जो पास होना ज़रूरी है। तो आपको भी ये करना चाहिए, इसे पूरा कंप्लीट होने देते हैं। तो हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये टेस्ट पास हो चुका है। तो आपको भी कभी भी रीजनरेशन करवाएं तो ये टेस्ट ज़रूर करना है और ये हमारा पास होना चाहिए, तभी हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारा जो डीपीएफ का जो फ़िल्टर है वो पूरी तरह क्लीन हो चुका है। चलिए एक बार हम फाल्ट कोड भी देख लेते हैं। तो हमारा कोई भी फाल्ट कोड नहीं आया है। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए, आप भी ये टेस्ट ज़रूर करना है। तो फ्रेंड एक चीज़ और है, कभी भी आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप स्किप करेंगे तो आपसे वो छूट जाती हैं। तो हमारी गाड़ी का अब मैं 10-12 किलोमीटर की ट्राई लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारी गाड़ी का क्या रहता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।